राइट और ड्यूटी जो है ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंडिविजुअल्स जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं सिस्टम को या किसी एक प्लेटफॉर्म को, तो बात अलग है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्लेटफॉर्म्स खुद इस मैनिपुलेशन को अलाउ करते हैं। दिक्कत जो है ना, मेरे और आपके इंडिविजुअल व्यूज की नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। व्यूज को आप कैसे कभी नहीं कंट्रोल करते, लेकिन प्लेटफॉर्म के बिहेवियर को आप कंट्रोल करते हैं। जो आपकी सोच को चैलेंज करे वो गोदी मीडिया, जो आपकी सोच को बैक करे वो इंडिपेंडेंट मीडिया। अगर आपको लगता है, अगर आप जानते हैं कि ये गलत है फिर भी आप उसे कर रहे हैं, तो फिर आप गलत है। नेटवर्क 18 का एग्जीक्यूटिव एडिटर आनंद नरसिम्हन हो या एक युवा और एक आम आदमी आनंद नरसिम्हन हो, मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। और मीडिया जगत के लोगों से रूबरू होने का सिलसिला हमारा जारी है और आज इसी कड़ी में, इस क्रम में आज हमारे साथ है आनंद नरसिम्हन जी। देश के जाने माने स्पोर्ट्स एंकर रहे हैं और वर्तमान में नेटवर्क 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। तो सबसे पहले आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार फॉर मीडिया में। नमस्ते। शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इस कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे सिस्टम को लाचार बना दिया है। आप हिंदी में अखाड़ा नाम का शो होस्ट करते हैं, सुबह आप फेसबुक लाइव भी करते हैं, द राइट स्टैंड भी आप होस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में चीज़ें कैसी बदली हैं, किस तरीके की चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ रहा है, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब से ये कोरोना काल आया है, सबको अपने काम को रीइन्वेंट करने की बात हुई है। अभी भी देखिए, मैं आपसे जहाँ पे जुड़ रहा हूँ, ये मेरे घर का एक सेटअप है जिसको कि हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। और इसी से हमने पिछले साल भी काफी काम किया था। यहीं पे घर पे एक सेटअप बना था। इससे पहले जब घर से कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक मोबाइल फोन के साथ एक जूम लिंक या फिर एक लाइव स्मार्ट जैसे एक यूनिट है, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के साथ आप कहीं पर भी खड़े होके, अगर आपके पास ठीक ठाक ब्रॉडबैंड है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये पहले नहीं सोचा गया था। पहले ये कहा गया था कि पुश कम्स टू शव, जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ज्यादातर क्या होता था, ओबी वैन से, सैटेलाइट लिंक से, लाइव से आप काम करते थे। पर अब क्या हुआ है कि पिछले साल जब से ये संक्रमण इस तरह से फैला है, तब से ये काम करने की नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब कई लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे कि जुड़ेंगे और समझेंगे भी इस धारणा को कि कैसे उन लोगों ने अब घर से लॉगिन करना शुरू कर दिया, घर से काम करते हैं। पहले उनका क्लॉक होता था, 8-10 घंटे का होता था। अब तो कंटिन्यूस काम है, क्योंकि अब ये होता है कि आप तो घर पे हैं, सेटअप ऑन कीजिए, बैठ जाइए, या फिर सेटअप ऑन कीजिए, लैपटॉप ऑन कीजिए, मीटिंग में जुड़ जाइए। जब मीटिंग हो जाती है, तो ये तो सबकी लाइफ के ऊपर उठापटक इस तरह से हुई है। लेकिन स्टूडियो की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडियो में सबसे बड़ा हमारा ये हो गया है कि हर चीज को अब सैनिटाइज करके रखना, स्टूडियो में मिनिमम लोगों को रखना, कम से कम क्या वीडियो जर्नलिस्ट और एंकर्स के बीच की कम से कम एक थोड़ी सी दूरी रखना। जो आपके पहले आकर माइक और ईपी लगाते थे, वो हर चीज को सैनिटाइज करते हैं, ग्लव्स पहन के आते हैं। और आपको पता नहीं किसके पास कहाँ पे कैसे संक्रमण है, क्योंकि ये संक्रमण हर किसी के साथ अलग अलग बिहेव करता है। अब कुछ ही दिन की बात कीजिए, मैं पिछले साल की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अभी 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, कि जो व्यक्ति मेरे साथ स्टूडियो में थे, 3 लोग मेरे से दूर रह के बात करते थे। अब उन 3 में से 2 को कोविड पॉजिटिव हो गए। बताइए। लेकिन मैंने कभी उनसे 2 फुट की दूरी में बात नहीं की। मैं हमेशा उनसे मैं 10-15 फीट की दूरी पे था। और हर एंकर के अंदर बाहर जाने के बाद तो उसको एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। इक्विपमेंट हमारा सेम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक रियलिटी हो गई है कि कब कहीं पे भी किसी को भी कोविड हो सकता है, तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी। तो कई बार ऐसा था कि हमने करीब 2-3 महीने वर्क फ्रॉम होम का एक प्रकरण किया था। उसके बाद जनवरी में जब चीजें खुलने लगी तो सब स्टूडियो आने लगे। और लास्ट ईयर दिवाली के बाद मुझे कोविड हो गया था, तो और मेरे परिवार में सबको कोविड हो गया था। तो अब मेरे शरीर में मैं बार बार एंटीबॉडी टेस्ट कराता हूँ, और जब एंटीबॉडीज है तो आपको थोड़ा सा एक जो ये आ जाता है कि भाई इस संक्रमण से तो हमारी रेजिस्टेंस है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि संक्रमण से थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए फिर आप कहते हैं ठीक है, मैं स्टूडियो आ जाऊंगा, या फिर बाहर जाके काम करने को तैयार हूँ, फील्ड पे जाने को तैयार हूँ। लेकिन अब हाल फिलहाल में इस तरह से संक्रमण फैला है कि हर तीसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ हुआ है, या उसके परिवार में कुछ ना कुछ हुआ है। तो फिर आप चेत जाते हैं। फिर आपको लगता है ठीक है, अब एक 3-4 हफ्ते जो है, जब तक चीजें सेटल ना हो जाए, तब कम से कम एक शॉट टीका नहीं लग जाता हमको भी, फिर तब तक तो फिर घर पे ही काम करना ठीक है, घर पे ही रहना ठीक है।
तो अब फिलहाल फिर से ये थर्सडे फ्राइडे से ये प्रकरण फिर से वर्क फ्रॉम होम का हुआ है, नहीं तो तब तक मैं स्टूडियो में ही था। काफी कुछ बदल गया, काफी कुछ बदल गया। बिल्कुल। और अब जब लगता है आगे जाकर ये नया नॉर्मल होगा, पहले जैसा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। गेस्ट आने बंद हो गए हैं स्टूडियो में। मुझे भी यही लगता है सर कि जिस तरीके से तकनीक का प्रयोग हमारे जीवन में हो रहा है, तो आने वाले समय में सहूलियत भी चीज़ों की होती है। मेरा अगला सवाल ये है, बिकॉज जो ऑडियंस है वो आपको एक मेन स्ट्रीम एंकर के रूप में जानती है, आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स एंकर थे और बहुत समय से आप जुड़े रहे। तो वो सवाल मैं बाद में पूछूंगा, सबसे पहले थोड़ा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा सबसे पहले मैं बताऊं कि ना मेरे फादर मदर में से कोई ब्यूरोक्रेट है, ओके। ना मेरे परिवार में कोई पॉलिटिशियन है, ना ही मेरे परिवार में कोई भी मीडिया से वैसे सीधा जुड़ा हुआ है। और तो मेरा इस फील्ड से कोई बैकग्राउंड नहीं। ज्यादातर अमूमन आप देखें तो जो भी पत्रकार हैं, उनके उनके परिवार में कोई ना कोई या तो पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, या फिर मीडिया से ही जुड़ा होता है, या पत्रकार इस वर्ग से होता है, या फिर ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं सिस्टम से जुड़े हुए। सिस्टम से जुड़ा हुआ। मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ उस मायने में अगर देखा जाए तो। और जैसे मेरी एंट्री हुई है वैसा वो ऐसा है कि एक नदी का बहाव है। अब नदी जो है अपना रास्ता खुद निकाल लेती है और आप बहते चले जाते हैं। तो मेरा करियर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मेरी शुरुआत, मेरी पढ़ाई जो है वो कॉमर्स की है। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद फिर मैंने मास कॉम किया, जेवियर से किया डिप्लोमा मुंबई से, वो भी काम करते करते किया। और फिर उसके बाद MBA किया मैंने, डुअल MBA PGDBA किया SSCOM नेहरू से, और जिसमें मार्केटिंग और फाइनेंस में मैंने एक्सपर्टीज हासिल की। और शुरुआत में मेरा जोश जो था उस वक्त मीडिया तो खुला हुआ नहीं था। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 90s अर्ली 2000 की बात है। और मीडिया यहाँ पर धीरे धीरे कहते हैं कि अपने पर फैला रहा था जी। और न्यूज मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त मेरा रुझान मीडिया में नहीं था, मेरा कभी, और जर्नलिज्म में नहीं था मेरा, लेकिन कम्युनिकेशन के इस बिजनेस में था, क्योंकि मेरी रुचि एडवर्टाइजिंग से जुड़ी हुई थी। और मैं एडवर्टाइजिंग में घुसना चाहता था, किसी एड एजेंसी में काम कर और फिर वहां पर नाम करना चाहता था। ब्रांड्स पे काम करने का मुझे बहुत चाव था, तो इसीलिए मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग का काम किया। लेकिन मुझे हमेशा स्टेज से मोहब्बत थी, तो मैं थिएटर करता था। और कॉलेज में मैंने बहुत सारे डिबेट, एलोक्यूशन, पब्लिक स्पीकिंग और ये सब मैंने बहुत किया। और फिर एक ऐसे, और ये जो एंकरिंग एमसीइंग का जो सिलसिला है, वो टीचर्स डे मुझे अभी भी याद है, कभी नहीं भूलूंगा। 1996 का टीचर्स डे, सितंबर 5, 1996। और मैं कोई जेवियर्स में एक कॉलेज फेस्टिवल होता है मल्हार, तो वो मल्हार मैंने जीता था। आई वाज मिस्टर मल्हार इन 1996। तो फिर हम वो खत्म होने के बाद, वो अगस्त में खत्म होता है, और फिर उसके बाद फिर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए कोई, इसके लिए मैं कॉलेज रिप्रेजेंट करके, हम कोई पब्लिक स्पीक डिबेट टीम का कोई एक इवेंट था, वो फिनिश करके मैं कॉलेज आया था। मुझे ध्यान में नहीं कि टीचर्स डे है। और फिर टीचर्स ने में से और किसी ने मैसेज दिया था कि कॉलेज आ जाना। जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ टीचर्स को अंताक्षरी खिलानी है। और उस वक्त मैंने क्लोजअप अंताक्षरी में भाग लिया था। मुझे शौक था इस सब चीज का, गाने का शौक था, स्टेज का शौक था, तो मैं ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत करता था एकेडमिक्स के साथ साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस महिला को, जिस स्टूडेंट को इसको कंडक्ट करना था अंताक्षरी को, वो तो नहीं आ पाई है, वो गायब है। तो यहाँ टीचर्स तो है, लेकिन अंताक्षरी खिलाने वाला कोई नहीं है। आप तो अभी खेल के आए हैं, क्लोजअप अंताक्षरी भी जाके आए हैं। मैं सेमीफाइनल तक कॉलेज राउंड थे उस वक्त, तब उसमें भी गया था मैं। तो आप इनको खिला दीजिए, तो बस ये 20 मिनट का राउंड है, इसको करके आप चले जाइएगा। वो 20 मिनट का सिलसिला, आनंद, मैं आपको कहूंगा कि 2.5 घंटे चला था। और जब हमने शुरू किया, तब उस पोद्दार कॉलेज के ऑडिटोरियम में करीब 50-60 स्टूडेंट्स रहे होंगे, जो कि टीचर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे। लेकिन जब वो 2.5 घंटे सिलसिला खत्म हुआ, तब तक उस ऑडिटोरियम में 2500 स्टूडेंट्स थे। ओह माय गॉड, भर गया था वो ऑडिटोरियम। और टीचर्स ने कहा कि देखिए, तुमने हमें जिंदगी का बहुत बड़ा यादगार तोहफा दिया है आनंद, क्योंकि हमें इतना मजा कभी नहीं आया। तो वहीं से ये एमसीइंग का कहते थे ना, कोई एक टीचर आए, उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे पास एक नेचुरल गिफ्ट है। अब एक काला घोड़ा का इवेंट हो रहा है महाराष्ट्र टूरिज्म का, तो आप जरा आइए, इसको देखिए। फोक आर्ट फेस्टिवल है। और फिर मेरा फर्स्ट इवेंट जो है एज एन एमसी, एज एन एंकर, वो था काला घोड़ा फेस्टिवल।
और वो वहाँ मुंबई में काला घोड़ा जो एरिया है वहाँ पर ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त मनोहर जोशी थे, मुख्यमंत्री थे, और फिर वहां से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ एंकरिंग का। और मैं बताऊं, मेरी पढ़ाई जो है, हाँ, पोदार कॉलेज के बाद, मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी पढ़ाई का जो है खर्चा जो है, और ये वो सब मेरी एंकरिंग ने मुझे हेल्प किया है। तो मेरी ट्यूशन फीस को मैं सैटरडे संडे और फिर जब फ्री टाइम होता था तब इवेंट्स करता था, और उस इवेंट से जो मुझे अच्छा खासे पैसे मिलते थे वो मेरी ट्यूशन फीस में चले जाते थे। तो मेरे मास कॉम की पढ़ाई, मेरे MBA की पढ़ाई, सब कुछ मैंने उसी से फंड किया। तो मैं काम भी करता था, शोज भी करता था, और फिर पढ़ाई भी करता था। तो ये भी था। और 2 साल जो MBA किया, हाँ, तब 9 घंटे के सेशंस होते थे, और सुबह 7-8 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता था, शाम को समाप्त होता था, फिर रात को इवेंट होता था, तो इवेंट करता था, या सैटरडे संडे को करता था, और देर रात को आके प्रोजेक्ट करता था। तो ऐसे शुरुआत हुई। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 5-6 साल काम किया, फिर ड्रीम जॉब जीता। ड्रीम जॉब हैपेंड इन 2004-2005, और ड्रीम जॉब में बहुत सारे एंट्रीज आई थी, मैं भी चला गया, और 2 बार रिजेक्ट हुआ, फिर सेलेक्ट हुआ, अंत में जीत गया, और फिर ESPN स्टार स्पोर्ट्स सिंगापुर पहुंच गया, और जहां 5-6 साल मेरे ही हम उम्र के थे सब लोग। और उस वक्त मैं एक ब्रांड मैनेजर था, इन द सेंस टीम लीड था। मेरे साथ 5 लोग मेरे अंडर काम करते थे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। ब्रिटानिया का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो था एडवर्टाइजिंग बजट का, उनके ब्रांड्स का, ब्रिटानिया ब्रांड्स का, उस पर मैं काम करता था। शिल्पा बिंदी एक ब्रांड है, उस पर काम करता था, इन सब पे काम करता था। वो सब छोड़ के और फिर मैं टीवी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में एज अ नोविस घुस गया है। तो ESPN के साथ आपने काम किया, तो 5-6 साल आप सिंगापुर ही रहे? नहीं, 3 साल, 2 साल, 2-2.5-3 साल था मैं। 2007 को मैं आ गया था। 2005 मई में हम गए, और 2007 जुलाई अगस्त तक मैं वापस 10 स्पोर्ट्स मैंने वहां। सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में लाइफ बहुत मजेदार है। सिंगापुर में लाइफ एकदम रूटीन थी। हम काम बहुत मेहनत की करते थे, लेकिन आपका शिफ्ट पक्का था। 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे आप काम करेंगे, वो 8 घंटे आप घिस के काम करेंगे, आप बाहर आएंगे। लेकिन उस वक्त मैं कह रहा हूँ ना, इंडियन मीडिया सीन एक्सप्लोड हो रहा था। और वहाँ जो काम था बहुत लिमिटेड काम था, तो मेरे दिमाग में ये आया, और मैं थोड़ा एम्बिशियस था। मैंने बोला, भाई आप इस फील्ड में घुस गए हो, आपको मौका चाहिए, तो अगर मौका है तो वो तो भारत में है, यहाँ नहीं है। यहाँ आप 40-45 के बाद आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा आपको इजी टाइम चाहिए होगा, तो फिर आप आ जाइएगा सिंगापुर। क्योंकि अगर आप 3 साल सिंगापुर में रह जाते हैं ना आनंद, फिर आप वहां छोड़ के नहीं आएंगे, आप वहीं रह जाएंगे, आप कुछ भी करके वहीं रह जाएंगे, वापस आने का मन नहीं करेगा। तो मैं 2.5 साल के अंदर ही वापस आ गया, और फिर 10 स्पोर्ट्स ज्वाइन किया मैंने। तब जी हैड जस्ट बॉट ओवर 10 स्पोर्ट्स, और फिर मैं यहाँ दिल्ली में मैंने काम किया 4 साल। 2007 से 2011 तक मैं 10 स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऑन देयर पेरोल, यानी डायरेक्ट फुल कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट से स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ था। कई बार सर ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, कोई ऐसा शख्स आता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आती है जो हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देती है। अब जैसा आपने बताया कि आप एंकरिंग करते थे, आप शोज करते थे, उसके बाद आप स्पोर्ट्स एंकर बने। ये जो मेन स्ट्रीम एंकरशिप में आप आ गए, मेन स्ट्रीम एंकरिंग आपने करना शुरू करी, टाइम्स नाउ में आप थे, और आपको बहुत पसंद किया जाता था आपकी, और तन्वी मैम आते थे। इवन मैं भी आपका वहीं से फैन हुआ। मैंने पहली बार आपको टाइम्स नाउ पे देखा, और कभी सोचा नहीं था एक दिन आपका इंटरव्यू कर रहा हूँगा। तो कौन था वो, या फिर आप ही थे, या कोई ऐसा इंसान आपको मिला जिसने आपसे कहा कि भैया मेन स्ट्रीम एंकरिंग में आइए? देखिए, 3 या 4 लोग हैं जिनको मैं नहीं भूल सकता। एक मेरी मदर थी, जो कि जब मैं 12-15 साल का था, तब याद है रिनी साइमन और ये लोग डीडी न्यूज हुआ करता था, 9 बजे का न्यूज। बिल्कुल। तो मेरी मदर मुझे कहती थी, तुम, मुझे लगता है एक दिन तुम वहां रहोगे, तुम 9 बजे का न्यूज करोगे उस वक्त। तो और मैं कहता था कहाँ हम लोग, और मैं उस वक्त उदयपुर और जमशेदपुर में मेरी स्कूलिंग हुई थी, तब वहीं पे थे। उस वक्त हम रात को न्यूज देखते थे, और मेरी मॉम कहती थी, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम एकदम वहां वो काम करोगे। अब वो उसको आप कुछ भी कहिए, प्रोविडेंस कहिए, फेट कहिए, जो भी कहिए, या एक माँ की इच्छा कहिए, तो वो वहां से एक बात वो थी। दूसरे मेरे जो MBA के डीन थे, जिस दिन मुझे प्लेसमेंट हुआ, मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मुझे नौकरी मिली, और 1/4 द सैलरी जो मुझे किसी और कॉर्पोरेट कंपनी ने ऑफर किया था, उसके 1/4 सैलरी में मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की थी। तो मेरे डीन ने
मुझे याद है प्रोफेसर नीलकंठन है, उन्होंने सारे स्टूडेंट को बाहर भेजा अपने कैबिन से, दरवाजा बंद किया और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत सुनाया। मैंने बोला सर आप ऐसा क्यों डांट रहे हैं मुझे, तो हो गया। उनका छोटा बेटा है, उसका नाम भी आनंद है और वो ओएनएम में बहुत अच्छा काम करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत बड़ा नाम किया। जैसे मेरा एक बेटा तो एडवर्टाइजिंग में चला गया, तुम भी जा रहे हो, पर मैं तुमको कह रहा हूँ 5 साल के अंदर तुम एडवर्टाइजिंग से बाहर हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी जो है, तुम्हारा करियर जो है वो टीवी पर है, न्यूज पे, ये पर्दे पर है तुम्हारा, तुम एज एन एंकर चमकोगे और टीवी पे आओगे। तो क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम ये छोड़ के आ जाओगे। मैंने बोला सर देखेंगे, अभी आपके यहाँ इतना पैसा खर्चा किया, एमबीए किया, तो कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी जीने दीजिए। तो मैं बाहर आ गया। ये दूसरे शख्स। तीसरे शख्स हैं बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार से मेरी मुलाकात 10 स्पोर्ट्स के थ्रू हुई। हम एक सीरीज कर रहे थे, होम्स ऑफ क्रिकेट, और मैं कोलकाता में था। तो बोरिया के साथ, बोरिया हमारे एक्सपर्ट थे, हिस्टोरियन। तो बोरिया ने कहा आनंद कुछ मजा आ रहा है तुमको, तुम कुछ ज्यादा नहीं करना, कुछ और नहीं करना चाहते हो? ऐसे करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई ये नहीं है, पकड़ नहीं है न्यूज चैनल में, अगर बताओ टाइम्स नाउ में, क्योंकि उस वक्त वो टाइम्स नाउ में भी काम करता। ओके। तो फिर उन्होंने कहा चलो तुम्हारी बात मैं अर्नब से करा। तो फिर मेरी बात अर्नब से हुई, तो अर्नब ने बोला आ जाओ। तो फिर अर्नब के साथ, फिर याद है आपको 2010 में वो लंदन में मैच बॉल टेम्परिंग और मैच फिक्सिंग का पूरा हुआ था, तौलिया वाले के साथ स्टिंग हुआ था। वो मेरा फर्स्ट स्टिंट था एज अ। फिर मैंने 2009 चैंपियंस ट्रॉफी तो किया, एंकरिंग की थोड़ी, मैंने स्पोर्ट्स एंकरिंग उस वक्त की थी इनके साथ, अर्नब के साथ टाइम्स नाउ पे। लेकिन वो जो सीरीज था 2010 का जब वो हुआ था, तो सुबह 7, मैं तब नोएडा में था और दिल्ली में, क्योंकि 10 स्पोर्ट्स के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी था, 10-15 दिन का उनका महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, बाकी 10-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने टाइम्स नाउ के साथ किया। तो उस सीरीज में मैं सुबह 7:30-8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, जब तक अर्नब 9 बजे तक, जब तक अर्नब का शो न्यूज़ आवर नहीं स्टार्ट होता था, 2-3 दिन मैंने कंटिन्यूस एंकरिंग किया आनंद। और कोई व्यक्ति अगर आपको इतना दे दे, खुलेआम की जगह दे दे कि आप शो उठाइए और कराइए और देखिए कितना करेंगे, तो आपको भी लगता है ना कि भाई कोई मेरे पे बिलीव कर रहा है, नेशनल चैनल पे मुझे डाल रहा है और मुझे कह रहा है कि तुम फ्रंट करो इसको। हमने फ्रंट किया। तो फिर उन्होंने कहा तुम बॉम्बे आ जाओ। फिर मैं बॉम्बे चला गया और फिर 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद अर्नब ने और मैं बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने बोला करना गया आनंद, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स नहीं करने वाला हूँ, मैं न्यूज पे फोकस करने वाला हूँ। मैं भी न्यूज करूंगा, मुझे भी न्यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसे ठीक है, कल से देखते हैं और 2 हफ्ते देखते हैं तुम क्या करोगे। और वो दिन है और आज का दिन है कि अब न्यूज का सिलसिला चल रहा है। तो ये 3-4 लोग हैं, ये 3-4 लोग हैं जिनको मैं, चाहे वो कहीं पर भी हो जिंदगी में, कैसे भी इक्वेशंस, चाहे कुछ भी हो, ये 3-4 लोग हैं जिनको मैं कभी इस बात के लिए नहीं भूलूंगा कि उन्होंने, जब मुझे चाहिए था मौका, उन्होंने मुझे मौका दिया और कुछ लोगों ने मुझ पर बिलीफ रखा। तो मेरे टीचर, जो मेरे प्रोफेसर थे, और मेरी पेरेंट्स, मेरी मदर है, उनकी बिलीफ और इनका एक सहारा, एक हेल्प, जो सही टाइम पे कहते हैं ना, आप जब नॉक कर रहे हो तो कोई दरवाजा खोलता है, तो जिन्होंने दरवाजा खोला उनको भी आप नहीं भूलो। वो ये लोग। अच्छा, एक जनरल सवाल मेरा है कि स्पोर्ट्स में जब आप एंकरिंग करते हैं और किसी पॉलिटिकल शो को आप होस्ट करते हैं, कई लोग होते हैं डिबेट करने के लिए, तैयारी बराबर लगती है या आपको लगता है कि यार स्पोर्ट्स वाला ठीक था, पॉलिटिकल वाला थोड़ा टफ रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज आसान नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जितनी आपकी स्क्रूटनी होती है उतनी ही पॉलिटिक्स में होती है। जितनी आपकी नॉलेज की डेप्थ जो है और इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट की बहुत जरूरत है। मैं कोई इंडिया रणजी ट्रॉफी या इंडिया खेला हुआ क्रिकेटर नहीं हूँ। और ये बात हर बार बताते हैं, क्योंकि आज आप देखें तो उस क्रिकेट सीन को सारे प्रोफेशनल्स जिन्होंने क्रिकेट खेली है उन्होंने घेर लिया है। इक्का दुक्का लोग हैं जिनको, जो कि अपनी जगह बना पाए हैं कहीं ना कहीं कैसे करके, क्योंकि अब लैंग्वेज खुल गया तो लोगों को जगह मिली है, वरना हर जो है वो फॉर्मर प्लेयर्स है वही जगह को घेरने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपको, या तो आपने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था तो मुझे खेल पता है, तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि भाई ड्राइव क्या है, मुझे पता है, कट क्या है मुझे पता है, जो भी है मुझे पता है। और भले ही मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं विश्वास करता हूं कि मैं सही हूं, मुझमें एक क्वालिटी कि मैं उसको अपने आप डिफेंड करूंगा, जब तक कि आप मुझे समझा ना दे और मैं मान ना लूं। और अगर मैं मानता हूं कि मेरी गलती है तो मैं मान लेता हूं मेरी गलती। तो स्पोर्ट्स में आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। और क्योंकि मेरी रुचि सिर्फ क्रिकेट में नहीं थी, मेरी रुचि फुटबॉल में भी थी, मेरी रुचि बास्केटबॉल में थी, मेरी रुचि वॉलीबॉल में थी, मेरी रुचि खो खो में थी, अभी भी है, तो और टेनिस, हाँ सारे स्पोर्ट्स में देखता था। तो उसमें लेकिन बहुत तैयारी करनी पड़ी। 6 महीने में मुझे वो चीजें करनी पड़ी आनंद, जो लोगों ने 6 साल में सीखा है।
और ये बात मुझे जिस दिन मैंने ESPN में मेरा काम शुरू किया था, तो मुझे याद है डेस कॉकिन जो उस वक्त हेड थे, उन्होंने मुझे यही कहा कि सन, तुमको 6 महीने में सब कुछ सीखना पड़ेगा जो लोगों ने यहाँ 6 साल में सीखा है, वरना तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। और वही चीज पॉलिटिक्स में भी हुई ना आनंद, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के स्कूल से भी नहीं आया, ना ही मेरी ट्रेनिंग हुई किसी। मैं तो सीधा डायरेक्ट हॉट सीट पे आके बैठा। तो जिस दिन मैं बैठा, पहले दिन मैंने न्यूज किया, उस दिन मैंने 3.5 घंटे एंकरिंग की। अब आप बताइए 3.5 घंटे ब्रेकिंग न्यूज और एंकरिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए। और जब मैं वहां बैठा तब मुझे समझ में आया कि मैं अगर X पे हूं तो मुझे 100X पे जाना पड़ेगा समझ के लिए। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, रिपोर्टर से बातें करता था, डेस्क पे बातें करता था, खबरों को हर ध्यान से देखता था, बैकग्राउंड समझने की कोशिश करता था, रिसर्च करता था। तो मेरे शुरुआत के जो 4-5 साल हैं, 2014 के इलेक्शन तक मैं कहूंगा या उसके बाद तक, मैंने जितना समय एंकरिंग में लगाया उससे 3 गुना ज्यादा समय बैकएंड की रिसर्च पे लगाया, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और आज भी मैं वही करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी नॉलेज जो है वो भी बहुत सीमित है। मेरे से बहुत ज्यादा जानने वाले बाहर बैठे हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन लिखते हैं, या जब आप उनसे बात करोगे, आप उनसे सही सवाल पूछोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम, अभी तो मैं नेटवर्क 18 में हूँ, तो नेटवर्क 18 में इतने सारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं। अगर आप रिपोर्टर से बात करेंगे तो उनको फील्ड का पता है। आप गेस्ट से बात करेंगे तो फिर उनको इंटरनल डायनामिक्स का पता रहता है। अलग अलग स्फीयर से गेस्ट आते हैं, लोग आते हैं, आप लोगों की किताबें पढ़ेंगे, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप रिसर्च करेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है जो कि आपके, जब आप वहां उस कुर्सी पर बैठते हो तो आप एक साथ सम्मिलित करके फिर आप जनता के सामने जब आप इस चीज कहते हो तो थोड़े कन्विक्शन के साथ कहते हो और थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो वो धीरे धीरे आपको डेवलप करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत जो है रिसर्च की, ये कंटिन्यूअस, पढ़ने की कंटिन्यूअस है, इसमें कोई विराम नहीं है। चलिए सर, एक चीज़ आज बहुत अच्छी हो गई कि आनंद नरसिम्हन ने जो स्ट्रगल किया, जो एक पैशन वाला जो था, कम से कम अब लोगों को पता चलेगा कि जो आप देखते हैं एक मेन स्ट्रीम एंकर को, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च होता है। अगला सवाल मेरा सोशल मीडिया को लेकर था। मैं लगभग हर गेस्ट से सवाल पूछता हूँ। सोशल मीडिया का यूज़, उसकी बढ़ती रीच, फेक न्यूज़, कोई भी एजेंडा चला देना, एक पोस्ट जो है बहुत सेकंडों में, मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी बनती है तो सवाल खड़े होते हैं। तो एज ए एंकर और इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अगर आपको सरकार को अगर कोई सलाह देनी हो कि भाई चीज़ें तो हैं, सोशल मीडिया तो आप बंद नहीं कर सकते, बट हाउ टू कंट्रोल इट, कैसे चीज़ों को काबू में किया जाए, एज ए एंकर कोई एडवाइस आपकी सरकार की? देखिए, एक चीज है फ्री विल, ठीक है, और इस फ्री विल के साथ यानी और इस फ्रीडम के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट और ड्यूटी जो है, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर आप कोई भी चीज देखें समाज में, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप पैसों को लेकर देखिए, ठीक है, तो कालाबाजारी करना गलत है लेकिन लोग करते हैं, ठीक है, ब्लैक में काम करना, पैसा होर्ड करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना गलत है, तो लेकिन लोग करते हैं। तो क्या इसलिए आप पैसा ही बंद कर देंगे? पैसे को सर्कुलेट करना बंद कर देंगे? नहीं करते। तो ये समाज में कुरीतियां और जो चीजों का गलत इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो चलता रहेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंडिविजुअल्स जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं सिस्टम को या किसी एक प्लेटफॉर्म को, तो वो बात अलग है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्लेटफॉर्म्स खुद इस मैनिपुलेशन को अलाउ करते हैं। आप समझ रहे हैं, दो चीजें हैं, एक मैं और आप हैं, और आप जानबूझ के किसी चीज को गलत फैला रहे हैं, ठीक है, तो मैं हूं और मैं आपको पकड़ लूंगा और मैं कहूंगा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं आनंद, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम दोनों जो कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जी। अब अगर ये प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम और ये इस तरह से अलाइंड है कि आप जो मिथ्या फैला रहे हैं उसको मैं एम्पलीफाई करूंगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म एम्पलीफाई करेगा, लेकिन मैं जो तथ्य कह रहा हूं और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप दबा दोगे, तो इसमें प्रॉब्लम जो है मेरा और आपका नहीं, इसमें प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म का है। तो रेगुलेट करने की जरूरत जो है वो प्लेटफॉर्म्स की है, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं हम तो भाई प्लेटफॉर्म है, जरिया है, लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, तो आप हमें मत दोष दीजिए जी। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म्स ये सोचने लगे कि भाई हम नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं,
तब तकलीफ है। तो रेगुलेट करने की जरूरत जो है इन प्लेटफॉर्म्स को है। ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह का खेल कर रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को हमने जगह दी। ये प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर नहीं करते। भारत के 800 मिलियन यूजर्स का बेस लेकर, 80 करोड़ यूजर्स का बेस लेकर अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको ये कहे कि मैं इनका डेटा आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ये डेटा मेरा खुद की प्रॉपर्टी है, तो भाई मुझे लगता है भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि इन 80 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, ये भारत देश के हैं, तो भारत के देश के किसी व्यक्ति का डेटा भारत का डेटा है, तो ये राइट टू सॉवरेंटी जो है ना, ये बहुत जरूरी है। राइट टू सॉवरेंटी और राइट टू रिड्रेसल। आज क्या है कि कोई प्लेटफॉर्म आपके डेटा के साथ कोई खिलवाड़ करे या उसकी गलती की वजह से, उसके हैक की वजह से आपका डेटा अगर लीक हो जाता है तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, पता चल भी गया तो आप उसको कहां पे कोर्ट पे ले जाओगे? कहीं कुछ नहीं कर सकते, दावा कहां, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये डेटा हमारे यहाँ एक तो हमारे पास इसके सॉवरेन राइट्स नहीं है। दूसरा, हम जब ये एग्री करते हैं ना प्लेटफॉर्म पर, जब किसी प्लेटफॉर्म पर साइन ऑफ करते हो हम एग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। किसी एक दिन आप कहीं देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको चॉइस देता है कि 10 में से 4 चीजों को आप मान के उस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या कहता है? प्लेटफॉर्म कहता है या तो मेरी सारी शर्तें मानो या फिर तुम इस प्लेटफॉर्म पे मत आओ। तो ये तो कैसे डेमोक्रेटिक हो गया? ये डेमोक्रेटिक कैसे होगा? उसके राइट्स की वजह से ठीक है, लेकिन आपका राइट्स कहाँ है कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फोटोज यूज करो, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरी फोटोज का इस्तेमाल करो। पर हर प्लेटफॉर्म ये कहता है कि अगर आप जो भी अपलोड करोगे उसके पेरिनियल राइट्स मेरे पास है, हमारे पास। तो मैं अपने फोन, तो मैं मेरे फोन से भले ही उस डेटा को डिलीट कर दूं, उनके सर्वर पर कहीं ना कहीं ये डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। और जो भी फोटो आपने लगाई, कल आपको लगेगा अरे यार ये गलत हो गया यार, ये फोटो मुझे नहीं लगाना चाहिए। 5 साल पहले मैं कोई था, 5 साल बाद में कोई और इवॉल्व हो चुका हूं, मैं वो फोटोज डिलीट करना चाहता हूं। आप डिलीट भी कर लें, लेकिन उनके पास उसके राइट्स अभी भी पड़े हैं। ये कंट्रोल किसी के पास नहीं। तो दिक्कत जो है ना, मेरे और आपके इंडिविजुअल व्यूज की नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। व्यूज को आप कैसे कभी नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म के बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म किस तरह से नैरेटिव करना, क्योंकि एक बार वो यूजर बेस बनाता है, अपना वैल्यूएशन बनाता है और फिर वो सरकारों को डराने की कोशिश करता है कि देखो, हाँ मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में ऐसी धारणाएं यहाँ पर मैं फैलवा दूंगा और उसको मैं एम्पलीफाई करा दूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुझे इतना पैसा दो, मुझे इतना अधिकार दो, मुझे इतनी जगह दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सरकार, तुमको गिरा दूंगा, तुम्हारे देश को बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये लेवल तक जब वो चौड़ में आ जाते हैं ना, उनको लाइन पे लाने की जरूरत है। इन प्लेटफॉर्म्स को डिसिप्लिन करने की जरूरत है और इन प्लेटफॉर्म्स पे एक लेवल ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत है। रेगुलेशन वहां पर चाहिए। यूजर्स क्या करते हैं, बिल्कुल जरूरत वहां पर है। लोग क्या कहते हैं, देखिए मेरे और आपके व्यूज हमेशा अलग हो सकते हैं, हर चीज पे अलग हो सकते हैं, और इसको एक्सप्रेस करने की आजादी, वही तो हमारे देश की ब्यूटी है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपके व्यूज को ज्यादा दिखाता है और मेरे व्यूज को कम दिखाता है, बराबर क्या मौका नहीं दे रहा, तो फिर वो गड़बड़ा। और ये काम जो है ये प्लेटफॉर्म कर रहा है। यस। और बहुत सारे इसमें एविडेंसेस भी हैं। मैं जानबूझ के प्लेटफॉर्म का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इश्यूज हो जाएंगे फिर, पर बहुत क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं। सर वो हाल ही में हमने देखा है कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कुछ पोस्ट की रीच ज्यादा बढ़ाते हैं, कुछ पोस्ट की रीच बढ़ने नहीं देते, वो हम सब जानते हैं। आखिरी सवाल है, तो फिर ये एआई कोई तो लिख रहा है ना, इस एआई को जो वो कहते हैं एआई कंट्रोल करता है, पर इस एआई को कोड कोई कर रहा है और इस एआई को इन्फ्लुएंस कोई कर रहा है ना। सर देखिए, वो तो आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैं भी बीटेक हूँ, मेरा भी कोई पत्रकारिता का बैकग्राउंड नहीं है, तो हम लोग उस चीज को समझ रहे हैं। बट आपने सही कहा, ये चीज सरकार को समझनी चाहिए और सरकार को टाइट करना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी सवाल है इंटरव्यू का, पर थोड़ा कठिन सवाल है, सोच समझ करके आप जवाब। 3-4 साल में हमने देखा है बहुत नेगेटिविटी है, हम उस चीज से इनकार भी नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी टर्म मीडिया ने पहली बार सुनी, गोदी मीडिया जैसी टर्म मीडिया ने पहली बार सुनी, सरकारों की चाटुकारिता हो रही है, ये भी हमने पहली बार सुना, सरकारी पत्रकारों को डरा रही है, ये भी हमने पहली बार सुना। आम आदमी जो है ना सर, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। पहली बार ये देख रहे हैं कि मीडिया ही बट गया है, एक है गोदी मीडिया और एक है टुकड़े टुकड़े गैंग वाला मीडिया। तो आप मुझे बता दीजिए, न्यूज नेटवर्क 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर आनंद नरसिम्हन कहाँ खड़े हैं?
देखिए, नेटवर्क 18 का एग्जीक्यूटिव एडिटर आनंद नरसिम्हन हो या एक युवा और एक आम आदमी आनंद नरसिम्हन हो, मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। मेरा इंटरेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उस है कि जो मेरे देश के लिए अच्छा है। कौन मेरे देश के बारे में सोच रहा है, कौन कौन भारत को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, किसके पास एक रोड मैप है, एक विजन है, एक ब्लूप्रिंट है कि भारत आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ होगा और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। जो ये धारणा रखते हैं कि इनको बढ़ने दो पर इनको बढ़ने मत दो, मैं उनके खिलाफ हूं। जो इस धारणा में है कि समाज के हर वर्ग को बढ़ने की जरूरत है, मैं उनके साथ हूं। और रही बात इस गोदी मीडिया और टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो भाई साहब एक बात बताइए, एक समय था जब सारे जो कई सारे जो पत्रकार हैं वो मुफ्त खाते थे, मुफ्त के इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे, मुफ्त के चले जाते थे और वहां की रंगरलियां मनाकर वापस आके उनको क्या करना पड़ता था कि जिसने आपको खिलाया पिलाया उसके खिलाफ आप मत लिखिए, आप उसी की बात कहिए। वो इंडिपेंडेंट मीडिया है। और जो निस्वार्थ भाव से ये कहे कि जो मुझे लगता है गलत है, इस धारणा, इस सोच को मैं चैलेंज कर रहा हूं, तो जो आपकी सोच को चैलेंज करे वो गोदी मीडिया, जो आपकी सोच को बैक करे वो इंडिपेंडेंट मीडिया। ये एक नैरेटिव है, ये एक नैरेटिव है। और इस नैरेटिव से अगर आप अफेक्ट हो जाएंगे तो वो चाहते हैं कि आप अफेक्ट हो जाए, वो जानबूझ के आपको घेरना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य पर रहिए। मैं कहता हूँ हर बार जब भी मुझे कभी भी संकोच होता है तो मैं भगवत गीता का पाठ करता हूँ, मैं भगवत गीता के चैप्टर्स पढ़ता हूँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आपकी कर्म के बारे में, आपको आपकी लाइफ, आपको आपके लाइफ के बारे में और आपके लक्ष्य के बारे में बहुत सही बताते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं पर ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके काम में अगर बिलीफ है, आप उस काम को शिद्दत से कीजिए। आप जिस धारणा को मानते हैं उस धारणा को उस पर शिद्दत से काम कीजिए। अगर आपको लगता है, अगर आप जानते हैं कि ये गलत है फिर भी आप उसे कर रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। पर आनंद सर, अगर मैं अपने देश को आगे रखकर और देश के हित में जो भी कर रहा है होना है उसको मैं कर रहा हूं, तो मेरा क्लियर है कॉन्शियस। पर आनंद सर, मुझे एग्री करें, डिसएग्री करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर आनंद सर, आप ये कह रहे हैं कि आनंद नरसिम्हन भारत के साथ खड़ा है, बट उन लोगों का क्या करें जो शमशान घाट में जो लाशें जल रही हैं उनके एरियल शॉट्स लेकर के फॉरेन मीडिया में बेच रहे हैं, उन फोटोज को आर्टिकल लिख रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। कहीं तो बोलना पड़ेगा, कहीं तो कहना पड़ेगा, या कैसे चलेगा? देखिए, वो ये करते रहे, वो उनको लगता है वो उनका कर्म है तो वो करते रहे। मेरा काम ये है कि हाँ, देश में आज 4000 से ज्यादा मृत्यु हो रहे हैं, लेकिन आज 4 लाख के करीब रिकवरीज भी हो रही है। उन 4 लाख लोगों को मैं क्या करूं जो कि वायरस के खिलाफ योद्धा बन के खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं उनकी बात करूंगा। मैं लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि हम सब में ये काबिलियत है कि हम इसको मिलकर लड़ सकते हैं। मैं लोगों से ये आश्वासन करूंगा, जो ये उम्मीद करूंगा और उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि आपको पता है कि इससे तकलीफ होती है ना, तो अगर आपको हुआ है, तो अगर किसी और को हो रहा है तो आप उसकी मदद कीजिए, मुंह मत फेरिए। अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए, अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, अगर आपके पास रेमडेसिविर एक्स्ट्रा पड़ी है तो आप उसको एक मेडिकल बैंक बना दीजिए अपने सोसाइटी के अंदर और जिसको जरूरत है उसको दे दीजिए। एक व्यक्ति की मदद कर देगा तो एक जान बच जाए। अब ये मेरा मैसेज है। तो मैं अगर इस बात से अपने आप को चिंतित करता रहूं कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर मुझे जो करना है वो मैं कब करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो फोकस ये करें कि मुझे क्या करना है, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, बस लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। बिल्कुल सर, पॉजिटिव रहिए। आपने हर सवाल का जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया, और यकीन मानिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ के बारे में मैं भी जानना चाहता था, पिछले 5 साल से आज मौका मिला। तो समाचार वो मीडिया से आपने बात करी सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आनंद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझसे मेरे बारे में जानना चाहते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी हम्बल। थैंक यू।